हम्म, हम्म। देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक न्यू चैप्टर है हमारा अभी, और इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ने के पहले थोड़ा सा एक डिस्कशन हम कर लें कि भाई ये पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ी इलेक्ट्रोस्टैटिक, है ना। और अभी तक हम जो मैकेनिक्स पढ़ते आए हैं, अभी तक हमने मैकेनिक्स पढ़े ना, अभी तक हम लोगों ने उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पढ़े, स्प्रिंग फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन, फ्रिक्शन, ये भी पढ़े, लेकिन वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स थे, है ना। लेकिन उसके बारे में अंदर पे जाके डिटेल डिस्कशन हमने नहीं किया। वहां पे फ्रिक्शन निकालना था तो इनडायरेक्ट मेथड से हमने कैलकुलेशन किए। स्प्रिंग फोर्स के लिए फार्मूला सीधा सीधा पढ़ लिए जो हमको बाहर से ऑब्जर्व होता है, लेकिन हम उसके अंदर नहीं गए कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है ये कैसे लग रहा है ना, कौन से फैक्टर हैं जिसपे ये डिपेंड कर रहा है, इनके फार्मूले क्या है एक्चुअल में, उन सब में नहीं गए हम। अभी तक हमने सुपरफिशियल स्टडी किए थे। सुपरफिशियल स्टडी मतलब समझ गए, बाहर बाहर की स्टडी हमने देखे थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस की, जैसे फ्रिक्शन, नॉर्मल रिएक्शन, स्प्रिंग फोर्स, टेंशन ऑन स्ट्रिंग, ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस थे। लेकिन वेट के बारे में, ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में हमने डिटेल में पढ़ा। ग्रेविटेशन चैप्टर के पहले भी वेट को हमने बस वैसे ही लिख दिए थे, एमजी के फॉर्म पे हम लोग पढ़ते आ रहे थे। फिर ग्रेविटेशन चैप्टर में हमने ग्रेविटेशनल फोर्स को डिटेल में पढ़ा। तो ऐसे ही अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को यहाँ पे डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। दूसरी बात, जब दो इलेक्ट्रॉन के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स कैलकुलेट किया गया, जब इनको 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे रखे और इनके बीच में जब ग्रेविटेशनल फोर्स ऑब्जर्व किया गया, ग्रेविटेशनल फोर्स कितना आया, ग्रेविटेशनल फोर्स इसको मेजर कर लें अगर हम, तो व्हाट इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये जो एलिमेंट्री पार्टिकल, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 10 टू द पावर -31 kg, mass of proton is 1.672 into 10 to the power -27 kg। तो दो इलेक्ट्रॉन को जब 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे रखा गया और इनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स का मेजरमेंट किया गया, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स का मेजरमेंट किया गया, तो ये ऑब्जर्व हुआ कि भाई इनके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है G इंटू m डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, वैल्यू पुट करते हैं हम यहाँ पे, और वैल्यू पुट करके एक रफ एस्टिमेशन या रफ कैलकुलेशन कर रहे हैं। 6.67 10 to the power -11, it is 9.1 10 to the power -31 का होल स्क्वायर, एंड 1 सेंटीमीटर मतलब 1/100 का होल स्क्वायर। तो एक रफ एस्टिमेशन अगर हम देखें 6.67 10 to the power -11, ये ऊपर जाएगा 10 to the power +4, 9.1 9.1 10 to the power -62। हम इसको भी 10 मान लें, ये तो 10 to the power -11, 10 to the power 4, इसको भी 10 मान लें, इसको भी 10 मान लें, 10 to the power -64। तो एक रफ एस्टिमेशन अगर हम देखें तो ये कितना आ रहा है, 10 to the power -64 है यहाँ पे, ये है ना, सॉरी 62, 10 to the power -62, 31 का डबल। तो एक रफ एस्टिमेशन देखें, जो ग्रेविटेशनल फोर्स आ रहा है ये लगभग लगभग कितनी पावर पे आ रहा है, देखो ये 10 10 6 हो गया, 7 7 में मतलब यहाँ पे बचेगा -4 -66। तो एक रफ एस्टिमेशन ये आएगी 10 to the power -66 के आसपास, बराबर है। फिर से देख लो, 1 2 6, हाँ -66 न्यूटन के आसपास ये फोर्स लग रहा है यहाँ पे। 10 to the power, ये रफली है, ये है ना, एग्जैक्ट नहीं है, क्योंकि पावर ही इतनी बड़ी है कि हमको एग्जैक्ट डेटा से बहुत ज्यादा मतलब नहीं है, पावर ही इतनी बड़ी आ रही।
तो लगभग लगभग कितना फोर्स दिख रहा है ये ग्रेविटेशनल फोर्स इसके बीच में 10 टू द पावर माइनस 66 न्यूटन के आसपास का ये फोर्स दिख रहा है। बट प्रैक्टिकली जब ये देखा गया, एक्चुअल ऑब्जर्वेशन क्या हुआ, ये थ्योरेटिकल ऑब्जर्वेशन कि अगर हम दो इलेक्ट्रॉन को 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे रख दें तो इनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स इतना है। बट व्हाट एक्चुअल ऑब्जर्वेशन सेज दैट, एक्चुअल ऑब्जर्वेशन ये आया कि दो इलेक्ट्रॉन को जब 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखा गया तो भाई ये अट्रैक्ट नहीं कर रहे थे, ये रिपेल कर रहे थे। दे आर रिपेल ईच अदर नॉट अट्रैक्टिंग, ये रिपेल कर रहे थे। और जो फोर्स ऑफ रिपल्सन आ रहा था इनमें एफ डैश, दैट इज फोर्स ऑफ रिपल्सन इज नियरली 10 टू द पावर माइनस 24 न्यूटन का आ रहा था। लगभग लगभग इतना 10 टू द पावर माइनस 24 के ऑर्डर का रिपल्सन इसमें आया। तो थ्योरेटिकल और एक्चुअल ऑब्जर्वेशन में क्या फर्क आया कि भाई दो इलेक्ट्रॉन को 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे रखे, इतना फोर्स लगना चाहिए था, इतने फोर्स से एक दूसरे को अट्रैक्ट करने चाहिए थे। बट एक्चुअल में ऐसा हुआ नहीं। 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे रखने पे ये ऑब्जर्व हुआ कि यार ये इलेक्ट्रॉन तो रिपेल कर रहे हैं, मतलब, और जो फोर्स है वो भी बहुत पावरफुल है, जो रिपल्सिव फोर्स है। अगर हम ये देखें यहाँ पे इस रिपल्सिव फोर्स को F डैश अपॉन F ग्रेविटेशनल फोर्स, इट इज 10 टू द पावर माइनस 24 डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर माइनस 66, तो इट इज 10 टू द पावर लगभग लगभग कितना आ गया ये 2, इट इज 42 टाइम्स। मतलब ये जो रिपल्सन है ये 10 टू द पावर 42 टाइम्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, इतना ज्यादा पावरफुल। मतलब यहाँ पे ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन नहीं हो रहा है। दो पार्टिकल जिनमें मास है उनमें क्या होना चाहिए, उनमें अट्रैक्शन होना चाहिए, लेकिन अट्रैक्शन की कंपैरिजन में यहाँ तो रिपल्सन हो रहा है भाई। कुछ तो डिफरेंट आ गया, कोई तो अलग फोर्स लग रहा है यहाँ पे। न्यूक्लियस के अंदर भी नहीं है इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस के बाहर ही है, तो न्यूक्लियर फोर्स तो है नहीं है, कोई और अलग फोर्स है जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स से मच मच पावरफुल है, बहुत बहुत ज्यादा पावरफुल है ना। अगर हम यहाँ पर की बात करें तो यहाँ पे देखें तो ये लगभग लगभग 10 टू द पावर 42 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है। और अट्रैक्शन भी नहीं हो रहा है, ये तो रिपल्सन हो रहा है। अट्रैक्शन नहीं हो रहा, रिपल्सन हो रहा है। मतलब इस फोर्स ने ग्रेविटेशनल फोर्स को डोमिनेट कर दिया, ठीक है, इस रिपल्सिव फोर्स ने इसको डोमिनेट कर दिया। भाई होना चाहिए था ग्रेविटेशनल इतने फोर्स से अट्रैक्ट करना चाहिए था, पर नहीं, मच स्ट्रॉन्गर फोर्स से ये क्या कर रहा है, ये पार्टिकल यहाँ पे रिपेल कर रहे हैं। जैसे दो मैग्नेट ले लो आप, मैग्नेट को ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण अट्रैक्ट करना चाहिए, लेकिन अगर नॉर्थ पोल रखोगे तो वो क्या करते हैं, अगर हम बेटा दो मैग्नेट ले लें और नॉर्थ पोल को पास में लाएंगे ना, बिल्कुल पास में, तो हमारे हाथ से भी वो फोर्स फील करने लगते हैं, ठीक है। तो ये बहुत पावरफुल है, किससे, ग्रेविटेशनल फोर्स से। तो यहाँ पे फिर नए टाइप के फोर्स के बारे में सोचा गया। ऐसा नहीं था कि ये फोर्सेस पहले से नहीं थे, पहले भी स्प्रिंग फोर्सेस ऐसा होता होगा बस, लेकिन उनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नाम नहीं दिया गया होगा। लेकिन हम लोगों ने 11th क्लास में उनका नाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक दे दिया था। शुरुआत में जब साइंस डेवलप हो रही थी उस टाइम पे इसको जो स्प्रिंग फोर्स पढ़े, जो टेंशन फोर्स पढ़े, जो फ्रिक्शन पढ़े, उनका नाम एज सच स्ट्रेस नहीं आया होगा कि इनका जो नेचर है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टाइप का है। बाद में धीरे धीरे जब साइंस डेवलप हुई तो इनको नाम दिया गया ऐसा, ठीक है। एक प्रॉपर यूनिफिकेशन की गई चीजों को कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। ये एक ऑब्जर्वेशन ने साइंटिस्टों को एक नई चीज या नए फोर्स के बारे में सोचने के लिए मजबूर किया कि नहीं, ग्रेविटेशनल फोर्स अकेले नहीं भाई, और कोई भी फोर्सेस प्रेजेंट हैं, ठीक है। और क्योंकि पार्टिकल पे देखा गया, बाकी जैसे स्प्रिंग को तो हमने उस टाइम पे भी खींचा होगा, स्प्रिंग को या फिर फ्रिक्शन तो ऑब्जर्वेशन में आए होंगे, लेकिन समझ नहीं पाए कि ये क्या है, किस कारण हो रहा, बस कुछ भी नाम दिए होंगे उस टाइम पे हमने। बट इससे ये पता चला, बट इट इज, ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन अकेले के नहीं, और कुछ छोटे छोटे पार्टिकल को भी लेकर देखा गया होगा, ऑब्जर्व किया होगा।
तो यहाँ से उनने ये कंक्लूजन लगाया होगा कि नहीं, ग्रेविटेशनल फोर्स के अलावा कि भैया एक बहुत पावरफुल फोर्स है और ये मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ये मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ये किस पे डिपेंड कर रहा है, चार्ज पे डिपेंड कर रहा है। देखो दो टाइप के चार्ज होते हैं, ये तो पहले ही पता चल गया था। और इसके पहले कि भाई लाइट चार्ज रिपेल करते हैं, अनलाइट चार्ज अट्रैक्ट करती है, तो पहले पता हो गया था। तो फिर उनने इस फोर्स का नाम दे दिया कि भाई ये जो फोर्स है ये कौन सा फोर्स है, इट इज इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फोर्स, जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स से बहुत पावरफुल है, बहुत बहुत पावरफुल है, और ये चार्ज पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो इस तरह से फिर नए साइंस की तरफ बढ़े, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की तरफ बढ़े, मैकेनिक्स को छोड़ के, कि अब इसके बारे में जानते हैं। तो बात समझ गए? अभी तक 11th क्लास में अपन ने पूरा मैकेनिक्स पढ़ी, ठीक है, जो बाहर बाहर की चीजें थी, अब उसके अंदर जा रहे हैं, एटम के अंदर, एटॉमिक लेवल पे हम लोग पहुंच रहे हैं। तो अब ये जो पूरा नई जो फिजिक्स हम लोग पढ़ने वाले हैं अभी 12th क्लास में, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। मैकेनिक्स हमारा हो गया, अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पे आ रहे हैं। तो अब ये फोर्स का फार्मूला क्या है, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स का तो भाई ये फार्मूला, वैसे ही अब इस फोर्स का भी कोई फार्मूला होना चाहिए, इसके बारे में भी सोचा गया। तो कूलम ने, जैसे यहाँ पे ग्रेविटेशन ने, वो सॉरी न्यूटन ने फार्मूला दिया, वैसे ही यहाँ पे इस फोर्स के बारे में एक फार्मूला, एक प्रॉपर फार्मूला, जैसे ये प्रॉपर फार्मूला वैसे ही प्रॉपर फार्मूला है, ठीक है। और उसको किसने सबसे पहले फॉर्मुलेट किया, कूलम ने फॉर्मुलेट किया, और फिर वो कूलम्स लॉ पड़ गया। कूलम्स लॉ को डिटेल में हम लोग पढ़ने वाले हैं, बट यहाँ पे मेरा ये जो डिस्कशन था ये किस लिए था कि भाई हम इलेक्ट्रोस्टैटिक को, या ये जो चैप्टर ये क्यों पढ़ें। तो क्यों पढ़ें मतलब समझ गए कि नहीं? ग्रेविटेशनल फोर्स मास पे डिपेंड कर रहा है, ऑब्जर्वेशन ये होना चाहिए था बट हुआ नहीं, कुछ और चीजें आ गई अलग से कुछ ऑब्जर्वेशन आ गए, तो अब उसके बारे में खोजबीन करना है, उसके बारे में डिस्कशन करना है, इसलिए अब ये नए टॉपिक को हमको पढ़ना है। समझ गए कि नहीं क्यों पढ़ना पड़ रहा है या क्यों स्टडी करें इसकी? क्लियर हो गया बेटा? यस सर। हाँ, स्क्रीनशॉट लो। फिर इस चैप्टर का नाम हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक ही क्यों दिए? अब इस चैप्टर का नाम इलेक्ट्रोस्टैटिक ही क्यों दिए? इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब हम इस चैप्टर में चार्ज एट रेस्ट की स्टडी करने वाले हैं। तो इस चैप्टर का नाम इलेक्ट्रोस्टैटिक इसलिए है, स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट, स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट, स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। चार्ज मोशन में भी होते हैं, तो यहाँ पे जो हम स्टडी करने वाले वो चार्ज रेस्ट पे करने वाले, फिर मोशन वाले करेंगे जिसमें एक करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर बन जाएगा, फिर मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज कैसे मूव करते हैं, फिर वो अलग कहानी आ जाएगी, है ना। तो ये जो चैप्टर है ये चार्ज एट रेस्ट के लिए हम लोग स्टडी इसमें करने वाले हैं। क्लियर हो गया बेटा? इसलिए इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक, स्टैटिक मतलब रेस्ट पे, इलेक्ट्रो मतलब चार्ज से रिलेटेड, ठीक है। क्लियर हो गया? स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो। हेलो, स्क्रीनशॉट ले लिए? यस सर। अगले पेज पे जाते हैं। Now this is page number 2. देखो अगर हम छोटे भी पार्टिकल की बात करें, पार्टिकल किसको बोलते हैं? जैसे अगर हम पार्टिकल की बात करें तो सबसे छोटे पार्टिकल को भी अगर हम ले लें, जैसे इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है ना, न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? इट इज 9.1, याद रखना, -10⁻³ kg, एंड चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज -1.6 10⁻⁻19 कूलम। मास ऑफ प्रोटॉन इज 1.6712 10⁻⁻27 kg,
and charge on proton is plus 1.6 10 to the power minus 19 coulomb. Mass of neutron is 1.675 10 to the power minus 27 kg and charge on neutron is 0. पार्टिकल में कोई भी पार्टिकल हो, क्या चीज रहती है पार्टिकल में? कोई भी पार्टिकल अगर है तो पार्टिकल के साथ में क्या चीज रहता है? मास बहुत जरूरी है। मास एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी हो गई किसी भी मैटर के लिए। क्या चार्ज भी वैसी प्रॉपर्टी है? मैटर में चार्ज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? न्यूट्रॉन भी पार्टिकल है, न्यूट्रॉन में मास तो है लेकिन चार्ज है क्या? नो सर। नहीं है। तो किसी भी पार्टिकल की अगर हम बात करते, किसी भी पार्टिकल में, जैसे कोई पार्टिकल है तो पार्टिकल के साथ में क्या क्या चीज आना जरूरी है? उसका मास बहुत जरूरी, बिना मास के पार्टिकल हो ही नहीं सकता। क्या चार्ज भी जरूरी है? क्या चार्ज भी जरूरी पार्टिकल के साथ में? यस सर। न्यूट्रॉन भी तो पार्टिकल है, मास है लेकिन चार्ज तो है नहीं भाई इसके। अगर इलेक्ट्रॉन है तो मास भी है, चार्ज भी है। ये प्रोटॉन है तो मास भी है, चार्ज भी, लेकिन न्यूट्रॉन है तो चार्ज नहीं है। तो मास इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, नॉट द चार्ज। हाँ, लेकिन बॉडी में चार्ज होते हैं, लेकिन टोटल चार्ज 0 भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, ऐसा नहीं। जैसे जो न्यूट्रॉन है या जो भी हम एलिमेंट्री पार्टिकल की बात कर रहे हैं, ये सभी किससे मिलकर बने हैं? चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो, इलेक्ट्रॉन के लिए सिंबल E, प्रोटॉन के लिए P, न्यूट्रॉन के लिए N में लिखूंगा। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये भी और छोटे एलिमेंट्री पार्टिकल से मिलकर बने हुए जिनको क्वार्क्स बोलते हैं। और इनमें चार्ज होगा कि नहीं होगा ये क्वार्क्स के अरेंजमेंट पे डिपेंड करता है। तो मास तो आएगा ही, लेकिन चार्ज होगा कि नहीं होगा ये किस बात पे डिपेंड करेगा? डिपेंड्स ऑन अरेंजमेंट ऑफ क्वार्क। तो इसमें चार्ज होगा कि नहीं होगा पार्टिकल में? चार्ज ऑन पार्टिकल डिपेंड्स ऑन arrangement of quarks, arrangements of quarks। अभी हम क्वार्क लेवल पे नहीं जा रहे हैं, हम शुरुआत कहां से करेंगे? हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से शुरुआत करेंगे। बट इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन भी किससे मिलकर बने? ये क्वार्क से मिलकर बने। हम उतने अंदर नहीं जाएंगे, क्वार्क लेवल पे हम लोग नहीं जाएंगे, ठीक है? क्वार्क लेवल पे हम लोग नहीं जाने वाले हैं, हम बस यहां से चलेंगे। तो मास इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी बट नॉट द चार्ज फॉर एनी पार्टिकल, ठीक है? पार्टिकल के लिए मास होना जरूरी है, अगर मास नहीं तो फिर पार्टिकल नहीं होगा। चार्ज होगा कि नहीं होगा अलग बात है, चार्ज नहीं भी होगा तब भी पार्टिकल, चार्ज है तब भी पार्टिकल, लेकिन मास होना जरूरी है। तो मास इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ एनी पार्टिकल और एनी बॉडी, ठीक है? चार्ज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। कोई बॉडी न्यूट्रल भी हो सकती है, कोई बॉडी चार्ज भी हो सकती है। न्यूट्रल बॉडी है तब भी उसमें मास है, चार्ज बॉडी है तब भी उसमें मास है। तो मास आएगा ही। अगर जब हम मैटर की बात करेंगे, जब किसी पार्टिकल की बात करेंगे, तो उसमें मास कंपलसरी पार्ट है, ठीक है? समझ गए? हेलो, समझ गए कि नहीं? मास कंपलसरी पार्ट है, इसलिए पहले ग्रेविटेशनल फोर्स आ गया एग्जिस्टेंस पे। एग्जिस्टेंस में बोल रहा हूँ, ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पहले जानकारी लगी, उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस के बारे में लोगों ने सोचा, ठीक है? क्योंकि पहले मास तो, पहले से मास तो देख ही रहे थे, इसलिए ग्रेविटेशनल फोर्स चलता है। बट जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है वो बाद में क्या हुआ, डिस्कवर हुआ। ग्रेविटेशनल फोर्स न्यूटन ने कर लिया पहले, उसके पहले भी लोगों ने सोचा। तो ये डिस्कवरी है कि इन्वेंशन है? न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये डिस्कवरी बोलेंगे कि इन्वेंशन बोलेंगे इसको? इन्वेंशन। डिस्कवरी। 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 डिस्कवरी बोलेंगे बेटा। ऐसा तो नहीं है कि न्यूटन के पहले अर्थ और सन एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर रहे थे, या कोई भी मास एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर रहे थे, उसके पहले भी कर रहे थे ना। ऐसा तो नहीं न्यूटन पैदा हुआ तो तभी से अट्रैक्ट करना चालू कर दिए, हेलो? या न्यूटन ने जब लॉ दिया तब से ये अट्रैक्शन चालू हुआ? ये तो पहले से था, हाँ या ना? तो इट इज नॉट द इन्वेंशन, ये क्या है? डिस्कवरी है।
समझ गए? डिस्कवरी और इन्वेंशन में फर्क समझ गए कि नहीं? इन्वेंशन मतलब, हेलो, जो अभी अपन क्लास कर रहे हैं, क्या क्या? जो भी अपन क्लास कर रहे हैं ऑनलाइन, वो इन्वेंशन। वो इन्वेंशन है। हाँ, ऑनलाइन वाली इन्वेंशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तो पहले से थी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की डिस्कवरी बोलेंगे, लेकिन उसका जो यूज हो रहा है वो इन्वेंशन बोल सकते हैं। इन्वेंशन जैसे स्टीम इंजन, वो डिस्कवरी नहीं, वो इन्वेंशन है वो। ठीक है, हेलो, समझ गए? किसी ने पंखा बनाया, वो इन्वेंट किया है। टीवी बनाया, वो इन्वेंशन है। ठीक है, भारत की डिस्कवरी कोलंबस ने किया था। कोलंबस ने किया था ना। डिस्कवर वर्ड बोला जाता है, इन्वेंशन थोड़ी बोला जाता है। भारत का इन्वेंशन कोलंबस ने किया था। हेलो, बोला जाता है कि नहीं बोला जाता है? अब तुमने एक और होगी केमिस्ट्री में, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। ऐसा थोड़ी बोला जाता है कि चैडविक ने न्यूट्रॉन का इन्वेंशन किया। भाई न्यूट्रॉन तो पहले से था ना, उसने सिर्फ डिस्कवर किया, खोजा उसने कि हाँ ये ठीक है, ये तो पहले से प्रेजेंट है। बात समझ गए? हेलो, यस सर। जो चीज Yes, sir. पहले से प्रेजेंट है उसको बस पता लगाया, मतलब डिस्कवरी। जो चीज पहले से प्रेजेंट नहीं थी, कुछ असेंबल किया, कुछ जुगाड़ पानी किया, वो इन्वेंशन है। ठीक है, समझ गए? सर ये क्वार्क क्या है? क्या? क्वार्क्स? हाँ, क्वार्क मतलब और भी छोटे पार्टिकल, मतलब जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, वो भी और छोटे पार्टिकल से मिलकर बना, क्वार्क्स। बट हम उस लेवल पे नहीं जा रहे हैं अभी। हम कहाँ से पढ़ेंगे? बस इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से। एटम किससे मिलकर बना? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से मिलकर बना। ठीक है, हम यहाँ से स्टडी करेंगे। हम ये स्टडी नहीं करने वाले कि इलेक्ट्रॉन किससे मिलकर बना, या प्रोटॉन किससे मिलकर बना, या न्यूट्रॉन किससे मिलकर बना। तो ये भी किससे मिलकर बने होते हैं? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ये भी क्वार्क से मिलकर बने होते हैं, और हर एक क्वार्क में चार्ज होता है। सर फिर एटम्स और इलेक्ट्रॉन्स को तो बोलते हैं ना कि फर्दर डिवाइडेड नहीं होते, तो फिर अब ये तो डिवाइड हो रहे हैं। हाँ, तो वही तो बोल रहा हूँ, तो जितना पढ़े थे वो भी कम है ना अभी। हम और अंदर गए तो क्वार्क से मिलकर बना। आगे चल के हो सकता है 40 साल 50 साल बाद तुम लोग फिर पढ़ाओ कि नहीं यार, क्वार्क भी तो और छोटे पार्टिकल से मिलकर बना, और आगे डिस्कवर। तो डेफिनेशन गलत है। क्या? डेफिनेशन गलत है जो अभी तक पढ़ रहे हैं। बिल्कुल गलत थी अभी तक जो पढ़ रहे थे। आगे चल के बहुत सारी चीजें ऐसी पता चलेगी, अच्छा ये तो सबने पढ़ा है तो वो भी गलत था। बट अभी के रेफरेंस लेवल पे ये सही है ऐसा। समझ गए? नेचर है ना भाई, हमें जहां तक पता हम उसको ही अभी सही मान रहे हैं, उसके बियॉन्ड भी तो सत्य हो सकता है। सही का मतलब समझते हो कि नहीं? क्या जो चीज हमको आंखों से दिख रही वही बस सत्य होती, कि उसके पीछे भी चीजें छुपी होती? हेलो हर्ष, हाँ सर। है ना? सर बट लेकिन क्वार्क्स तो पहले ही इन्वेंट हो गए थे ना। इन्वेंट मतलब डिस्कवर। नहीं, पहले नहीं हुए, इनके बाद ही। ये तो अभी अभी रिसेंट है, 10 20 30 साल पहले से चल रहे हैं इनकी क्वार्क्स के बारे में जो थ्योरी। ठीक है, सर उसके 10-20 पहले साल तो हम भी नहीं है ना, तो हम क्या? लोग तो कुछ इतने सालों पहले से पढ़ रहे हैं, तो डेफिनेशन चेंज क्यों नहीं हुई? कौन सी वाली डेफिनेशन? सही है, एटम्स और ठीक इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन। उसका रीजन ये कि जब तुम 9th क्लास में पढ़ते तो तुमको उतना ही बताया जाता है जितना तुमको समझ में आ सके। तुमको उसी टाइम पे बता देते कि इलेक्ट्रॉन भी क्वार्क से मिलकर बना, फिर तुम्हारा दिमाग और नहीं चलता या नहीं समझ में आता कि क्या होता है। अभी मैं बता नहीं रहा हूँ क्वार्क के बारे में, हायर स्टडीज में जाते हैं, बट थोड़ा सा एनसीईआरटी वगैरह में एक आध दो लाइन आ गई इनके डिस्कशन के बारे में, इसलिए मैंने बताया यहाँ पे क्वार्क। तो मैं भी नाम नहीं लेता। समझ गए? हेलो, हाँ हाँ सर। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन होता है। पता है ना तुमको? कब पढ़े तुमने? 11th क्लास में। पहली दूसरी में क्यों नहीं पढ़ा दिया तुमको इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन? बस तो वो अलग ही सीन हो गया था। हेलो, उस टाइम पे सिर्फ एडिशन सब्ट्रैक्शन ही क्यों पढ़े, या केजी 1 केजी 2 में गिनती से क्यों शुरुआत करते? बस वैसे ही रीजन है। तो हाँ, लेकिन जैसे न्यूटन्स लॉ है, वो तुम अब कभी भी पढ़ोगे वो नहीं बदलेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। जो डिस्कवरी वाली बात है उनमें चेंजेस मिलेंगे तुमको, कि भाई जैसे क्वार्क आ गए, क्वार्क के नीचे भी कुछ और हो सकते हो, वो भी और किसी पार्टिकल से मिलकर बना हो सकता है ना? हम बात कर रहे हैं सबसे पहले क्या चीज आई भाई? मैटर। सबसे पहले क्या स्टडी किए तुमने जब साइंस पढ़ रहे? तो सबसे पहले मैटर की 3 स्टेट के बारे में पढ़े ना, सॉलिड लिक्विड और गैस, बराबर है? यस सर। फिर उसके बाद और स्टडी तुम्हारी आगे बढ़ी, तुम्हारा ब्रेन थोड़ा और डेवलप हुआ, फिर और ये बताया गया कि नहीं,
ये जो मैटर होता है ये किससे मिलकर बना होता है? एटम से मिलकर बना होता है। समझ गए ना? एटॉमिक लेवल पे गए तुम फिर। ये 8th क्लास तक एटॉमिक लेवल को समझ रहे थे कि हाँ एटम होता है, ये होता है, ऐसा होता है। फिर 9th 10th में एटम के अंदर भी जानने की कोशिश की, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वगैरह आया कि एटम किससे मिलकर बना? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। अब देखो मैंने यहाँ पर एक और चीज ऐड कर दी है कि नहीं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी किससे मिलकर बन रहे हैं? क्वार्क से मिलकर बन रहे हैं। ठीक है, समझ गए? हेलो। यस सर। तो ये धीरे धीरे बढ़ते जाएगा, मतलब ऐसा नहीं कि ये खत्म हो जाएंगी चीजें, ये तो बढ़ते जाएगा, आपकी स्टडी, आपका ब्रेन बढ़ता जाएगा, आपको पता जाएगा कि हाँ ऐसा भी होता है। ठीक है, हाँ बोलो। सर क्वार्क की जो स्टडीज है वो हायर लेवल पे है? हाँ, क्वार्क की स्टडीज हायर लेवल पे अभी नहीं हो सकता, अगर तुम इस फील्ड में जाओगे तो पढ़ोगे, नहीं तो पढ़ोगे भी नहीं। सर कौन सी फील्ड में है? फिजिक्स में बेटा, हायर फिजिक्स में चले जाते हैं, पार्टिकल फिजिक्स में चले जाते हैं। सर तो कौन सी कॉर्क से इंजीनियरिंग? भी छोटा रहेगा, क्या बेटा? जैसे कौन एटम सी छोटा कॉर्क है, तो हाँ, कॉर्क से भी कुछ छोटा रहेगा। हो सकता है अभी, लेकिन मुझे भी नहीं पता। मैंने तो पढ़ा था न्यूक्लियर फिजिक्स में, बहुत सारे एलिमेंट्री पार्टिकल के बारे में पढ़ा था, लैम्डा पार्टिकल, पाई पार्टिकल, बोसॉन, म्यूऑन एक्सेट्रा, बहुत सारे पढ़ा हूं मैंने तो। ठीक है, अभी तो और याद भी नहीं है मुझे, अभी तो मैं उतना ही बता रहा हूँ जितना तुमको जरूरत है। ठीक है, हेलो। हाँ सर। हाँ, तो मैं तो उतना ही बता रहा हूँ जितना तुमको जरूरत है, अभी साइंटिस्ट नहीं बनाना ना मुझे, तुमसे अभी जेई ही निकालवाना है ना, या नीट क्रैक करवाना है, अभी साइंटिस्ट नहीं बनाना ना। ठीक है, ओके। तो ये आ गया भाई, ये क्वार्क से, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन भी किससे मिलकर बने? ये क्वार्क से मिलकर बने। ठीक है, ओके, स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, आगे बढ़ते हैं। तो पार्टिकल मास इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनी पार्टिकल, बट चार्ज जरूरी नहीं है कि चार्ज उसकी कैरेक्टरिस्टिक है। कोई पार्टिकल न्यूट्रल भी हो सकता है, जैसे न्यूट्रॉन न्यूट्रल पार्टिकल। आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, ले लिए? हेलो, ले लिए क्या? यस सर। अब हम बात कर रहे हैं चार्ज के बारे में, जाते हैं पेज नंबर 3। चार्ज, सिंबल स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू रखेंगे अपन। सबसे पहले किसने बताया कि चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव टाइप के होते हैं? चार्ज आर टू टाइप्स, चार्ज आर टू टाइप्स। कौन कौन से टू टाइप्स होते हैं बताओ चार्ज के? पॉजिटिव एंड नेगेटिव। सबसे पहले किसने बताया था इनको? फ्रैंकलिन ने। फ्रैंकलिन ने बताया था पॉजिटिव और नेगेटिव टाइप के होते हैं। ठीक है, और फिर दूसरी प्रॉपर्टी क्या है चार्ज की? लाइक चार्ज क्या करते हैं? अट्रैक्ट। लाइक चार्ज अट्रैक्ट की रिपेल? रिपेल। रिपेल। अनलाइक चार्ज क्या करते हैं? अट्रैक्ट। अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, ये कूलाम ने नहीं बताया, ये तो पहले से पता था, बट किसने बताया ये नहीं पता कि लाइक चार्ज रिपेल करते हैं, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट करते हैं। और जब तुमने फिजिक्स नहीं भी पढ़े थे तब भी ये एक्सपेरिमेंट किया था तुमने, बताओ कौन सा एक्सपेरिमेंट? स्कूल में स्केल को बालों पे करते थे, रब करते थे। यस सर। और टेबल पे कागज के छोटे छोटे टुकड़े डाल देते थे और फिर उसको उठा के देखते थे, चिपकते थे वो कागज के छोटे छोटे टुकड़े। और ये तुमने जब फिजिक्स का नाम भी नहीं सुना था तब भी ये एक्सपेरिमेंट किया था, तुमने किया था कि नहीं? यस सर। है ना? आई थिंक सेकंड या थर्ड क्लास में किया होगा ये एक्सपेरिमेंट तुमने इस तरह का। और बड़ा Yes, मजा आता है कि यार कागज के छोटे छोटे टुकड़े, वैसे तो कागज पढ़ने में मजा आता है, वो कागज के छोटे छोटे टुकड़े डाले टेबल पे, फिर स्केल को घिसे और फिर ये देखो ये चिपक गया, ये चिपक गया। कच्चे से भी होता हूँ, क्या? पेंसिल के बेस से। हाँ, पेंसिल के बेस से, ये बहुत किया, मतलब ऐसा है ना। और ये देखिए मेरा चिपक गया, ये देखिए, ऐसा बहुत किया अपन ने ऐसा। और हमने तो एक और ये करके देखते थे हम लोग, ये राउंडर और डिवाइडर होता है ना, राउंडर एंड डिवाइडर ज्योमेट्री बॉक्स में। यस सर। तो डिवाइडर को हम लोग गड़ा देते थे और उसके ऊपर जो राउंडर होता है उसको ऐसा ऐसा करके लटका देते थे ऐसा।
और फिर वही स्केल वाला, स्केल को ऐसा किए बालों पे और फिर स्केल को ऐसा पास में ले जाते थे। तो सम टाइम ये होता था कि ये घूमने लगता था, ये राउंडर भी उसके ऊपर। ठीक है, तो जब तो हम फिजिक्स नहीं भी हम फिजिक्स तो जानते नहीं थे उस टाइम पे, और तुम लोग भी नहीं जानते थे, तब ये एक्सपेरिमेंट किए तुम लोगों ने ऐसा। सर टीवी पे भी रहता है ना कभी कभी? हाँ, टीवी पे भी रहता है जनरली। जैसे लाइट आइट गोल हो जाए ना, और टीवी के स्क्रीन को देखने किनारे से उसमें डस्ट पार्टिकल चिपके रहते, जमा रहते, है ना? यस सर। हाँ सर। वो किसके कारण है? वो भी डस्ट पार्टिकल चार्ज हो जाते हैं टीवी के आसपास वाले, इतनी रेडिएशंस रहती है कि उसके कारण वहां पे जो डस्ट पार्टिकल है ना वो चार्ज हो जाते हैं और चिपक जाते हैं उसमें। फिर ये लाइट चार्ज रिपेल करते हैं, लाइट चार्ज रिपेल करते हैं। ये तो हम लोग जब फिजिक्स नहीं भी पढ़े थे तब भी हमने किए थे, बट कहीं ना कहीं से हमको किसी ने बताया होगा ऐसा, यार ऐसा करके देख तो ऐसा होता है, तो उनको भी कहीं ना कहीं किसी ने बताया होगा। बात समझ गया कि नहीं? तो ये बात कैसे पहुंची तुम्हारे तक? तुम्हारे तक पहुंची होगी तुम्हारे सीनियरों से, उनको पहुंची होगी उनके सीनियरों से, उनको पहुंची होगी उनके सीनियरों से। तो ये स्टार्ट कहाँ से हुई होगी? स्कूल लेवल पे 12th क्लास के बच्चों को पढ़ाया गया होगा। 12th क्लास के बच्चों ने 11th क्लास के बच्चों को होशियारी में बताए होंगे। होशियारी मतलब समझ गए? देख ऐसा करके देख, ये जादू होता है करके। हेलो, 11th क्लास के बच्चों ने 10th वाले बच्चों को बताया होगा, 10th वाले बच्चों ने 9th वालों को बताया होगा, 9th वालों से वो धीरे धीरे पास होते होते तुम्हारे तक पहुंची होगी। तो 12th क्लास के बच्चों को ये बताया गया कि एक ग्लास की रॉड लो, उसको ऊनी कपड़े से रगड़ दो, एक प्लास्टिक की रॉड लो, उसको ऊनी कपड़े से रगड़ दो, फिर ग्लास की रॉड और प्लास्टिक की रॉड को पास पास में जाओ तो देखो वो चिपक जाती है। ठीक है, या दो ग्लास की रॉड को ऊनी कपड़ों से रगड़ो और फिर दो ग्लास की रॉड को पास पास में रखो तो वो रिपेल कर देंगे। ठीक है, दो प्लास्टिक की रॉड को ऊनी कपड़े से रगड़ो, उनको पास में रखो तो वो रिपेल कर रही थी। तो प्लास्टिक रॉड को जब ऊनी कपड़ों से रगड़े तो प्लास्टिक रॉड में सिमिलर चार्ज आए, इसलिए वो रिपल्सन हो रहा है। ग्लास रॉड को अगर ऊनी कपड़ों से रगड़े हमने तो फिर उन्हीं को पास में रखे तो फिर रिपल कर रही थी, मतलब उसमें भी सेम चार्ज है। फिर एक चीज और की गई कि ग्लास रॉड और प्लास्टिक रॉड को आपस में रखा गया, तो ये देखा गया कि यार ये दोनों तो आपस में अट्रैक्ट कर रही हैं, मतलब उनमें अपोजिट चार्ज जनरेट हुआ। ठीक है, तो ये जो कहानी थी हमारे तक कैसे पहुंची रही होगी, ये मैंने बताया कि भाई स्कूल लेवल पे हम लोग जब पढ़ते हैं तो वो ट्रांसफर होते हुए आए थे, जब हम लोग नहीं भी जानते बस हमने उसको ऐसा मजे के लिए किए थे हम लोगों ने वो एक्सपेरिमेंट। समझ गए? हेलो सर पहले के लोग जो पत्थर से आग जलाते थे वो चार्जेस की वजह से होता था या ऐसी कोई दूसरा कारण था? नहीं, चार्जेस ही रीजन रहता बेटा, आग जलने के पीछे रीजन चार्जेस ही रहता। फ्रिक्शन के कारण वहां पे चार्ज क्रिएट होते, पॉजिटिव और नेगेटिव, और अचानक जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बल्क में इकट्ठे हो जाते हैं तो फिर ये फायर जनरेट हो जाती है, आप ऐसा समझ लो, है ना? जैसे मैच बॉक्स में होता है, फायर जैसे सर। है ना? पत्थरों से आग बनाना हो गया, या फिर बादलों में जो बिजली बनती है, बादलों में बिजली मतलब समझ गए, बिजली कड़कती है, तो लार्ज अमाउंट में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जब मिलते हैं ना तो इस तरह से बनता है। समझ गए? हेलो, या गैस का जो लाइटर होता है वो टुच टुच करने वाला लाइटर, उसमें कोई फ्यूल नहीं होता, उसमें वो चार्ज होते हैं, है ना? जैसे पहले के जमाने में पत्थर रगड़ के आग बनाते थे, वैसे जो गैस का लाइटर होता है वो उसी फंक्शन पे काम करता है। ठीक है, समझ गए कि नहीं? यस सर। आपका मतलब हो गया एनर्जी। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जब मिल रहे तो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है लार्ज अमाउंट। ठीक है, आगे लाइटर से भी तो कभी कभी करंट प्रोड्यूस होता है। क्या बेटा? लाइटर जलाते जलाते भी तो कभी कभी करंट लगता है, वो क्या हाँ, है? लगता है लाइटर जलाते हैं, वो इसीलिए लगता है क्योंकि चार्ज रहते हैं ना, उसको पास में ले जाके करना तेरे को तो झटका टाइप लगेगा, शॉक टाइप का लगेगा। और एक और, अभी जैसे धूप में या फिर कहीं पे तुम प्लास्टिक चेयर पे बैठ जाओ, कपड़े पहन के नीचे चप्पल रहे और थोड़ा ऐसा ऐसा घिसो चेयर को, कोई आगे तुम्हारी बॉडी को टच करेगा, देखो फिर उसको बड़ा मजा आता है। या तुमने फील किया होगा कभी ऐसा? हाँ क्या, सर। क्या होता है? झटका लगता झटका लगता है। वो किसके कारण होता है? चार्ज के कारण होता है। ये झटका बिल्कुल वैसे ही होता है, किसी को करंट लगा अभी तक? यस सर। हाँ, तो ये झटका, ये वो शॉक बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे हमको करंट लगता है ना? ठीक है, तो लाइक चार्ज रिपेल एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट। तीसरी प्रॉपर्टी, चार्ज इज स्केलर, चार्ज इज
स्केलर फोर्स प्रॉपर्टी SI यूनिट इज कूलाम। कूलाम के लिए सिंबल कैपिटल C। अच्छा, कूलाम बहुत बड़ी यूनिट होती है, इसलिए चार्ज को मेजर करने के लिए कुछ छोटे यूनिट भी यूज की जाती है। कूलाम इज लार्ज यूनिट, जैसे मिली कूलाम 10⁻³ कूलाम, माइक्रो कूलाम 10⁻⁻6 कूलाम, नैनो कूलाम 10⁻⁻9 कूलाम। ये बड़ी यूनिट होती है, इसलिए चार्ज को मेजर करने के लिए सिंबल यूज किए जाते हैं। तो SI यूनिट क्या है इसकी? चार्ज की। कूलाम इसकी SI यूनिट है। फिर 5th पॉइंट, चार्ज इज कंजर्व। चार्ज इज कंजर्व। चार्ज कंजर्व भी होते हैं। चार्ज इज कंजर्व मतलब जो जब नेचर बना तब से ही जितना टोटल चार्ज है नेचर में वो फिक्स है, ना तो बन रहा है ना बिगड़ रहा है। बोल रहा चार्ज इज कंजर्व, फिक्स है बेटा चार्ज। चार्ज इज कंजर्व, हाँ, चार्ज इज कंजर्व, फिक्स है। जो टोटल चार्ज है यूनिवर्स में वो फिक्स है, बस चार्ज एक जगह से दूसरी जगह पे जाएगा या एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे ट्रांसफर होगा। जितना बन गया उतना ही है, फिक्स है चार्ज। फिर 6th पॉइंट पे हम आते हैं। सिक्स पॉइंट पे हम लोग आते हैं, दैट इज चार्ज इज क्वांटाइज्ड। चार्ज इज क्वांटाइज्ड, एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड का मतलब ये कि किसी बॉडी पे चार्ज अगर है तो दैट इज इंटीजर मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्री चार्ज। किसी बॉडी पे अगर चार्ज है तो ये इंटीजर मल्टीपल होगा एलिमेंट्री चार्ज का। n मतलब +-1 +-2 +-3 इंटीजर है ना। And what is E? Charge on elementary particle. Charge on elementary particle. Elementary particle मतलब किसको बोलते हैं हम? Elementary particle कहलाते हैं either इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, दोनों में इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होता है। जैसे इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज -1.6 10⁻⁻19 coulomb and charge on proton is +1.6 into 10⁻⁻19 coulomb। अब बार बार हम ये 1.6 into 10⁻⁻19 coulomb नहीं लिखेंगे, हम इसको शॉर्ट फॉर्म पे E लिख देते हैं। E का मतलब आगे से ध्यान रखो, E अगर हम लोग कहीं पे लिखेंगे तो E का मतलब कितना माना जाएगा? E का मतलब माना जाएगा 1.6 10⁻⁻19 कूलम। अगर +E है मतलब चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है, तो सॉरी प्रोटॉन है, एंड -E मतलब चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है। तो किसी भी बॉडी पे जो चार्ज होते हैं वो हमेशा इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन में जो चार्ज होता है उसके इंटीजर मल्टीपल के फॉर्म पे होते हैं। तो ये थोड़ा डिटेल में डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं, ये प्रॉपर्टी और ये स्केलर की, भाई चार्ज स्केलर, ठीक है। थोड़ा सा और डिटेल में हम लोग जाने वाले हैं। अभी ये क्वांटाइजेशन हो सकता है अभी कम समझ में आया, अभी मैं थोड़ा और डिटेल में बताता हूँ तो अब पूरा समझ में आ जाएगा। तो बोर्ड एग्जाम में भी ये लिखने के लिए आ जाता है, राइट एनी 2 प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। तो कौन सी प्रॉपर्टी लिखोगे? बड़ी है, पॉजिटिव नेगेटिव वाली लिखोगे, एग्जाम में समझेगा अरे ठीक है ना यार। और बढ़िया कौन सी 2 प्रॉपर्टी लिखो, चार्ज इज स्केलर एंड चार्ज इज क्वांटाइज्ड या कंजर्व। लेकिन कंजर्व लिखने के लिए तुमको फिर एक आध 2 टर्म बताने पड़ेंगे उसके प्रूफ के लिए, वहां पे फंस जाओगे। चार्ज इज कंजर्व अभी हम नहीं डिस्कस कर रहे, ये आगे चल के डिस्कस करेंगे मॉडर्न फिजिक्स में, है ना, क्योंकि उसमें न्यूक्लियर लेवल पे भी हमको थोड़ा सा डिस्कशन करना पड़ेगा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज या कंजर्वेशन प्रिंसिपल। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, अपन ने तो बहुत सारे कंजर्वेशन प्रिंसिपल पढ़े, कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, है ना। तो वैसे चार्ज इज कंजर्व। तो राइट एनी 2 प्रॉपर्टी अगर बोला जाता है तो चार्ज इज स्केलर एंड चार्ज इज क्वांटाइज्ड, ये लिखना है। ये नहीं कि लाइक चार्ज रिपेल कर रहा है, लाइक चार्ज रिपेल कर रहा है, तो कोई भी बता देता है, भाई 8th 9th के बच्चे बताते हैं।
ठीक है, बट क्वांटाइजेशन 8 9 10 के बच्चे नहीं बताते, चार्जेस स्केलर ये भी 8 9 10 के बच्चे नहीं बताते, इसलिए ये दो प्रॉपर्टी लिखना चाहिए अगर टू प्रॉपर्टी लिखने के लिए आती हैं तो बोर्ड एग्जाम पे। ठीक है, बाकी कंपटीशन में भी क्वेश्चन इनसे भी बनते हैं और स्केलर का इनका यूज होता, मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से तो नहीं बनते कंपटीशन में, लेकिन इसका यूज कैसे करना वो मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा। स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, आगे बढ़ेंगे। क्वांटाइज का मतलब और एक बार बताना। क्वांटाइज्ड, तुमने केमिस्ट्री में ये पढ़ा ना, बोर्स एटॉमिक थ्योरी पढ़ी है केमिस्ट्री में? यस Yes, सर। sir. उसमें एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड वर्ड आता है एक, है ना? बोर्स एटॉमिक थ्योरी की सेकंड पोस्टुलेट है कि थर्ड वाली है? सेकंड पोस्टुलेट। हाँ, उसमें आता ना कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड, आता है कि नहीं आता? यस। हाँ, वो क्वांटाइजेशन का मतलब क्या है कि भाई इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम या तो h/2 पाई होगा या 2h/2 पाई होगा या 3h/2 पाई होगा, इस तरह से ही होगा, कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होगा उनका एंगुलर मोमेंटम। तो वैसे ही किसी बॉडी पे जो चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के मल्टीपल की फॉर्म पे आएगा, है ना? अभी और एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना मैं, अभी चिंता मत कर, मुझे पता था कि यहाँ पे डाउट आएंगे तो अभी इसमें और एक्सप्लेनेशन की जरूरत है, अभी थोड़ा और डिस्कशन पे जाएंगे। ठीक है, हेलो, समझ गए इतना? स्क्रीनशॉट लो, फिर अभी इसको क्वांटाइजेशन को और बताने वाला हूँ। स्क्रीनशॉट। हाँ बेटा बोलो। सर कभी कभी आपने अपने बॉडी में गूजबम्स आते तो उसके पीछे भी इसका रीजन ये चार्ज ही होता है क्या? क्या आती क्या? गूजबम्स, ये क्या होती? रोंगटे रोंगटे खड़े होते हैं। रूम पे खड़े होते हैं, क्या होती? खड़े हो जाते सर रोंगटे। अच्छा, अरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, उसको गूज़बम्स बोलते हैं। रोंगटे खड़े होना, हाँ ये भी चार्ज के कारण ही है। हमारी बॉडी पे भी तो चार्ज होते हैं ना, हमारी बॉडी पे भी जो सिग्नल्स चलते हैं वो भी तो चार्ज के कारण ही चलते हैं। भाई नर्व जो सेल होती है बॉडी की, वो सिग्नल कैसे ट्रांसपोर्ट करती है एक जगह से दूसरी जगह? तो वो चार्ज के कारण ही ट्रांसपोर्ट करती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन उस पर भी चलती है, तब तो सिग्नल ब्रेन तक पहुंचते हैं। समझ गए? तो सर ये जो गूजबम्स है ना मोस्टली विंटर्स में आते हैं, जैसे ठंडी लगी तब, तो सर क्या होता है बॉडी में? अब ये एग्जैक्टली मुझे नहीं पता कि बॉडी के अंदर क्या हो रहा है, मैं यहाँ पे फिजिक्स लेवल तक बता सकता हूँ, बट बायोलॉजिकल लेवल पे तो बायो वाली बताएंगे कि क्या होता है, किसके कारण ये बनती हैं, है ना? फिजिक्स के लेवल पे तो बस अपन ये बता सकते हैं कि कुछ ऐसा हो रहा है, तो हमारी जो स्किन है वो सिग्नल भेजती है ब्रेन तक, और जो रोंगटे वो खड़े होते हैं सर जिससे बॉडी में फिर चार्जेस एक जगह पूरे हो जाते होंगे, है ना? नहीं नहीं, तुम उसको वैसा मत लो कि जो टीवी वगैरह में देखते हो ना कि किसी ने इलेक्ट्रिकल बटन दबाया और पूरे सिर के बाल खड़े हो गए, वैसा नहीं है। वो बाल खड़े होते हैं चार्जेस के कारण, लेकिन उसके पीछे थोड़ा बायोलॉजिकल रीजन पे जाना सर पड़ेगा। हाँ कभी कभी ये बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए भी होता है। हाँ, बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए बॉडी सिग्नल भेजती है, ब्रेन सिग्नल भेजता है कि ऐसा कर लो तो बॉडी टेम्परेचर तुम्हारा मेंटेन हो जाएगा, या वहां पे चार्ज इकट्ठे हो जाएंगे तो एनर्जी बढ़ जाएगी वहां पे। ठीक है, हेलो, सर हाँ बोलो। सर जब शॉक लगता है तो बाल खड़े हो जाते हैं, ऐसा हाँ क्यों होता है? बिल्कुल होते हैं ना, बाल खड़े हो जाते हैं, शॉक लगता है तो उसके पीछे इलेक्ट्रिकल फील्ड वगैरह का रीजन है ना? फील्ड इस तरह से जनरेट होती है और जो चार्ज होते हैं वो फील्ड के डायरेक्शन में ट्रेवल करते हैं। सर क्या अपने बालों से वो फील्ड बाहर निकलती है क्या फिर? अभी ऐसा कुछ समझ, अभी थोड़ा और टाइम लेना अभी इसको टॉपिक को समझने के लिए, तो वो रीजन भी खुद समझ में आएंगे कि ऐसा क्यों होता है। अभी मैं बताऊंगा तो अभी उतना नहीं समझ में आएगा, फील्ड की कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पढ़ेंगे, थोड़ा और डिटेल में डिस्कशन में जाएंगे तो खुद ही समझ में आएगा कि ऐसा क्यों होता है, ये जो क्वेश्चंस निकल रहे हैं तुम्हारे मन में। ठीक है, ओके सर। ओके। तो अभी हम लोग देख रहे हैं दो प्रॉपर्टी चार्ज की, एक तो स्केलर और एक ये है क्वांटाइज्ड। इसको थोड़ा डिटेल में जाते हैं हम लोग। स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए? स्क्रीनशॉट ले लिए क्या? हेलो, स्क्रीनशॉट हो गया इस पेज का? यस सर।
पेज नंबर 4 अभी ना, देखो पेज नंबर 4 में अब ये दो प्रॉपर्टी हम लोग देख रहे थे, चार्ज इज स्केलर, जिसको मैंने बोला चार्ज इज स्केलर। चार्ज इज स्केलर मतलब चार्ज को हम लोग कैसे ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे, स्केलर सम करते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे किसी बॉडी पे ये है +10 माइक्रोकूलाम चार्ज और ये है नेगेटिव चार्ज है 6 माइक्रोकूलाम का। व्हाट इज टोटल चार्ज ऑन दैट बॉडी? तो टोटल चार्ज कितना हो गया, +10 माइक्रोकूलाम प्लस और -6 माइक्रोकूलाम, ओवरऑल इट इज +4 माइक्रोकूलाम। मतलब चार्ज को ऐड या सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे अपन? सिंपल अलजेब्रा के थ्रू करेंगे, वेक्टर फॉर्म में इनका सम नहीं करेंगे। चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी। एक और एग्जांपल देख लो यहाँ पे, मान लो ये कोई बॉडी है, इस बॉडी पे ये +10 माइक्रोकूलाम, -6 माइक्रोकूलाम, फिर 2 माइक्रोकूलाम एंड 8 माइक्रोकूलाम। व्हाट इज टोटल चार्ज ऑन बॉडी? तो टोटल चार्ज ऑन बॉडी इज +10 माइक्रोकूलाम प्लस ऑफ -6 माइक्रोकूलाम प्लस ऑफ 2 माइक्रोकूलाम प्लस ऑफ -8 माइक्रोकूलाम। तो सॉल्व करने पे कितना हो गया, ये कितना हो गया, -2 माइक्रोकूलाम इज द टोटल चार्ज ऑन बॉडी। तो किसी भी बॉडी पे जो टोटल चार्ज है उसको आप इस तरह से स्केलर सम करके कैलकुलेट करोगे। ठीक है, समझ गए? हेलो, समझ गए कि नहीं? हेलो, यस समझ सर। गए? ओके, स्क्रीनशॉट लो। अब क्वांटाइजेशन को समझते थोड़ा सा, अगले पेज पे आते, पेज नंबर 5 पे, क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल। ठीक है, पेज नंबर 5, क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल। देखो, जो चार्ज का क्वांटाइजेशन है इसको कैसे समझते हैं? देखो भाई, जो मैटर है वो किससे मिलकर बना है? तो सबसे छोटा पार्टिकल अगर अपन ले लें क्वार्क, क्वार्क से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन बन गए, इससे मिलकर बन गया आपका एटम, एटम से मिलकर बन गए आपके मॉलिक्यूल, और मॉलिक्यूल से क्या बन गया, आपका मैटर बन गया। समझ गए कि नहीं? हेलो, यस सर। है ना? क्वार्क से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से एटम, एटम से मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से बन गया मैटर। तो अगर हम सबसे छोटी आइडेंटिटी इसको ले लें, एटम को, है ना, कोई भी एटम ले लें हम, कोई भी एटम। अच्छा, सब एटम, मैटर एटम से मिलकर बनता है, किसने बताया पता है कि नहीं? मैटर एटम से मिलकर बना है, किसने बताया सबसे पहले? कोई साइंटिस्ट होगा, हमें भी नहीं पता। लेकिन अपने इंडिया में बहुत पहले, जब ये साइंस हम लोग जो पढ़ रहे हैं बुक में, वो भी नहीं थी, उसके पहले भी हमारी इंडिया में था ये पता। एक ऋषि थे, कड़ाद ऋषि करके, कड़ाद नाम के, उनने सब पहले बताया दिया था कि जो पदार्थ होता, मैटर मतलब पदार्थ हम जिसको बोलते हैं, वो किससे मिलकर बना है? कण से मिलकर बना। कण मतलब एटम, कण जिसको बोलते हैं, है ना? और तुमने सुना कि नहीं, एक और वर्ड बहुत यूज किया जाता है, कण कण में भगवान है। सुना है कि नहीं Yes. सुना? कण कण में भगवान Yes, विद्यमान, sir. कण कण में भगवान है, गॉड इज एवरीवेयर इन एवरी पार्टिकल। तो ये अपनी इंडियन के इंडियन मैथोलॉजी है कि कण कण में भगवान। तो कण मतलब किससे? कड़ाद ऋषि थे, उनने ये दी थी सबसे पहले, एटम की एक प्रकार से समझ लो। बट डिटेल डिस्कशन नहीं था जो आज हम लोग डिटेल डिस्कशन कर रहे हैं कि भाई ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से मिलकर बनते हैं। बट ये जो डिटेल डिस्कशन था, ये यहाँ ये उतना नहीं पता था, या हो सकता है उन्होंने दिया हो तो जो लिटरेचर है वो खो गया हो, हमें भी नहीं पता उसके बाद का जो लिटरेचर कहाँ गया। ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे इस तरह से चीजें नहीं थी, याद करके आगे अपने नॉलेज को ट्रांसफर किया जाता था, कविताओं के फॉर्म पे ट्रांसफर किया जाता था। इस तरह से रिटर्न वर्क में नॉलेज ट्रांसफर नहीं होता था जनरली।
तो हो सकता है लिटरेचर खो गया हो, मैं भी नहीं पढ़ता उसके बारे में। तो अभी जो मॉडर्न साइंस है उसके अकॉर्डिंग इसका चल रहा है। कोई भी एटम की अगर हम बात करें, कोई भी एटम, जैसे सोडियम एटम ले लूं मैं, सोडियम एटम के बारे में बताओ जरा क्या क्या है सोडियम एटम। सोडियम एटम में 11 प्रोटॉन है और 12 न्यूट्रॉन है, और इसके बाहर 11 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। समझ गए कि नहीं? न्यूक्लियस के अंदर 11 प्रोटॉन है और 12 न्यूट्रॉन है। सोडियम की अगर बात करोगे तो सोडियम को कैसे लिखा जाता है? सोडियम को 11 एंड 12 लिखा जाता है। मास नंबर और एटॉमिक वेट में फर्क होता है। मास नंबर कितना है इसका? सोडियम का अगर तुम मास नंबर बोलोगे, मास नंबर इज नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ये मास नंबर होता है। तो मास नंबर इज 23, लेकिन तुमने केमिस्ट्री में इसका एटॉमिक वेट भी पढ़ा होगा, पढ़ा कि नहीं? एटॉमिक वेट, यस सर। एटॉमिक वेट 23.3 समथिंग कुछ ऐसा पढ़ा होगा तुमने। तो एटॉमिक वेट इज समथिंग डिफरेंट। एटॉमिक वेट मतलब रफली अगर आप देखोगे 11 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस 11 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 12 इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन, और ये रफली 23.3 ग्राम पर मोल के आसपास ऐसा कुछ पड़ा। तो बट मास नंबर इज 23, बट एटॉमिक वेट इज समथिंग दैट। एटॉमिक वेट मतलब जितने उनमें इलेक्ट्रॉन है, जितने उसमें प्रोटॉन है, जितने उनमें न्यूट्रॉन है, उनका मास कितना है। और एक्चुअल में अलग अलग मास ऐड करने पे थोड़ा ज्यादा आता है, और अगर कंबाइंड इसको इकट्ठा मेजर करते तो थोड़ा मास ओवरऑल एटम का कम आता है। ये कहानी भी हम लोग न्यूक्लियर फिजिक्स में पढ़ेंगे कि ऐसा कहाँ चला जाता है ये मास। मतलब आप ये समझ लो कि किसी थैले पे आपने क्या कर दिए, 11 प्याज रख दिए, 12 आलू रख दिए और 11 टमाटर रख दिए, है ना, और पूरे थैले का वजन तुमने मेजर किया तो कुछ अलग आया। पूरे थैले का वजन मान लो आया तुम्हारा 10 kg, लेकिन अलग अलग आलू प्याज और टमाटर का वजन जब मेजर किए तो ये अलग अलग आया। मतलब कि आलू का प्लस प्याज का प्लस टमाटर का जब वजन आपने किया तो ये अलग आया, 10.2 kg समथिंग आया। मतलब 0.2 kg मास कहीं चला गया। तो ऐसे ही एटम के साथ होता है, बट इसका आंसर हम लोग पढ़ेंगे न्यूक्लियर फिजिक्स में कि ये जो 0.2 kg है या जो मास है अलग अलग और कंबाइंड, वो गया कहाँ। तो अभी ये दिमाग में बस रखना आपको, है ना। तो एटॉमिक वेट इज समथिंग लाइक दैट। ये एटॉमिक वेट है ऐसा कुछ, ठीक है। सर वो मास नंबर पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं आएंगे क्या? नंबर ऑफ नहीं, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज द मास नंबर, इलेक्ट्रॉन नहीं। फिर एटॉमिक नंबर की अगर हम बात करें तो एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन, नॉट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बट किसी न्यूट्रल एटम में जितने प्रोटॉन होते उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो किसी न्यूट्रल एटम की अगर मैं बात करूं, न्यूट्रल एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, और इसलिए एटॉमिक नंबर को हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं। समझ गए? आया ना? यस सर। हाँ, अब जैसे देखो अभी यहाँ पे मान लो हमने सोडियम एटम की बात करी, तो सोडियम एटम में Na+, ये तो पढ़े तुमने, ये सोडियम आयन हो गया, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो, सोडियम आयन बन गया। पढ़े हो कि नहीं? यस सर। सोडियम आयन का एटॉमिक नंबर बदल गया क्या? नहीं, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो बदल गए ना भाई। यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे बदल गए? यहाँ पे देख, इस पे टोटल चार्ज कितना है, इस एटम में टोटल चार्ज कितना है? टोटल चार्ज इज 0 प्लस 11, दिस इज चार्ज ऑन प्रोटॉन, एंड प्लस ऑफ -11 ई चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। टोटल चार्ज 0 हो गया ना। न्यूक्लियस में कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन में कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज। तो +11 ई प्लस ऑफ -11 ई, इट इज 0। तो ओवरऑल एटम कैसा है? न्यूट्रल है। लेकिन सोडियम एटम न्यूट्रल है, लेकिन इसका मतलब तो ये नहीं कि इसमें चार्ज नहीं है, चार्ज है इक्वल अमाउंट में, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। ऐसे ही
ये सोडियम आयन, सोडियम एटम में टोटल चार्ज कितना है? इस पे टोटल चार्ज 0, लेकिन सोडियम आयन में टोटल चार्ज 0 नहीं है। इस पे कितना चार्ज हो गया? +11e एंड प्लस ऑफ -10e, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया तो 10 ही बचे, तो +e चार्ज सोडियम में आ गया, और ये इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज आ गया? दैट इज इक्वल्स टू -e के बराबर चार्ज इसके आ गया। तो सोडियम आयन बनने से इसका एटॉमिक नंबर थोड़ी बदलता है, तो एटॉमिक नंबर किस पे डिपेंड करता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन पे डिपेंड करता है। आगे बढ़ते हैं। अब किसी बॉडी के चार्जिंग के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है कि कोई बॉडी चार्ज हो रही है या नहीं हो रही है? जैसे ये प्लास्टिक का पेन है, अगर मैं बाल से रगड़ूं या कपड़े से रगड़ूं, है ना, इसमें चार्ज आएंगे, तो कौन निकलेंगे इसमें से? इलेक्ट्रॉन निकलेंगे कि प्रोटॉन निकलेंगे? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन निकल सकते हैं क्या? नहीं सर। प्रोटॉन निकल सकते, लेकिन नॉर्मली नहीं निकल सकते। नॉर्मल केमिकल रिएक्शन में प्रोटॉन नहीं निकलते, है ना, या फिर रब करने से प्रोटॉन नहीं निकलेंगे, इसके लिए एटम बम फोड़ना पड़ेगा। समझ गए? अरे समझ गए कि नहीं? सर। हाँ सर कभी ऐसा क्यों नहीं होता कि इलेक्ट्रॉन की जगह प्रोटॉन घूमे और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में आ जाए? चार्ज तो तब भी बैलेंस रहेगा ना। हाँ, ऐसा क्यों नहीं होता है? जो थ्योरी बनते हुए आई वो ऐसी बनी। पहले तो तुम्हारे जैसी सोचा होगा किसी ने कि यार इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर रहते, प्रोटॉन बाहर रहते, घूमते रहते, लेकिन उनकी थ्योरी फेल हो गई होगी या उन्हें जस्टिफाई नहीं करे होंगे, तो ऐसा तो सोचे होंगे शुरुआत में। ठीक है ऋषभ? हाँ सर। ठीक है, ऐसा नहीं कि ऐसा नहीं सोचे, डायरेक्ट यहीं से कहानी लिख गई कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, बाहर इलेक्ट्रॉन है। ये कहानी ऐसे नहीं बन गई सीधे सीधे। बहुत सारे एटॉमिक मॉडल आए थे, पता है ना तुम लोगों को? हाँ सर। केमिस्ट्री में पढ़े, प्लम पुडिंग मॉडल, तो ये मॉडल, तो वो मॉडल। फिर माइलस्टोन कहाँ से आया? रदरफोर्ड मॉडल ने न्यूक्लियस के बारे में बताया। फिर बोर्स एटॉमिक मॉडल आया, उसने काफी कुछ चीजें खोला, लेकिन बोर्स एटॉमिक मॉडल भी सिर्फ हाइड्रोजन एटम के लिए वैलिड है, वो भी पूरा नहीं बताता। समझ गए ना? तो जो एटॉमिक थ्योरी है वो कॉम्प्लिकेटेड है। हर एटम का जो मॉडल है, मतलब कोई ऐसा परफेक्ट मॉडल नहीं है जो हर एक एटम को डिस्क्राइब कर दे पूरा की पूरा कि हाँ ये यूनिवर्सल है, अब इससे हम सारे एटम के स्ट्रक्चर को बता सकते हैं। ऐसा कोई परफेक्ट मॉडल नहीं है। लेकिन पढ़ते क्यों है भाई? बोर्स एटॉमिक मॉडल भी गलत है। गलत मतलब सिर्फ हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए ही वैलिड है और वो भी पूरा नहीं बताता है, तो गलत नहीं बोलेंगे, लेकिन काफी हद तक बता दिया था उसने रास्ता। जैसे मान लो मैं हर्ष से या ऋषभ से रास्ता पूछूं कि बेटा लोकमत चौक से एयरपोर्ट तक जाना है, तो उसने मोटे मोटे तौर पे बता दिया कि यहाँ से ऐसे ऐसे चले जाओ, यहाँ से ऐसे चले जाओ, है ना, यहाँ पे ये सिग्नल पड़ेगा, ये आएगा, पूरा नहीं बताया। तो वैसे बोर्स एटॉमिक मॉडल है, एक रास्ता बता दिया उसने कि ऐसा ऐसा होता है, एग्जैक्टली नहीं पता। बात समझ गए? हेलो? यस सर। हाँ, तो एक रास्ता पता चला एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में, एग्जैक्टली नहीं पता चला। तो ऐसे ही यहाँ पे, तो जब हम चार्ज करते किसी बॉडी को, तो उसके लिए इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल है, प्रोटॉन न्यूक्लियर रिएक्शन में रिस्पॉन्सिबल। तो नॉर्मल कंडीशन में तो न्यूक्लियर रिएक्शन नहीं हो रहा है। नॉर्मल कंडीशन में तो या तो आप घिस रहे हो, या कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है, या कोई फिजिकल रिएक्शन हो रहा है, आप ऐसे ही बस समझ लो। तो नॉर्मल कंडीशन में बॉडी को चार्ज करने के लिए इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल होते, प्रोटॉन नहीं होते। लेकिन मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि प्रोटॉन से बॉडी चार्ज नहीं होगी, प्रोटॉन को नहीं निकाल सकते भाई। आगे चल के हो सकता है टेक्नोलॉजी डेवलप हो जाए, हम इस एटम के अंदर इंजेक्शन डालें और यहाँ से प्रोटॉन बाहर निकाल दें। समझ गए? समझ गए कि नहीं? यस सर। तो हम किसी चीज को यहाँ पे मना नहीं कर रहे कि भाई हो सकता है आगे चल के बन जाए कोई ऐसी टेक्नोलॉजी, तुम लोग डेवलप कर दो कि नहीं हम न्यूक्लियस के अंदर से भी प्रोटॉन को बाहर निकाल सकते खींच के। हो सकता है आगे चल के, कोई भरोसा थोड़ी है साइंस का, ठीक है, या टेक्नोलॉजी का। तो लेकिन अभी जो चल रही कहानी नॉर्मल कंडीशन की हम बात करें, केमिकल रिएक्शन, फिजिकल रिएक्शन, उसमें जब बॉडी चार्ज होती है तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होते हैं? इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ रहे हैं यहीं से, इस थ्योरी को और आगे बढ़ाते हैं। स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, स्क्रीनशॉट ले लो। सर ये चैप्टर के न्यूमेरिकल्स में जो रहेंगे तो उसमें न्यूट्रल एटम दे सकता है क्या, जिसमें वो कंडीशन अभी रुक तो जा, अभी कहानी तो होने दे, अभी तो न्यूमेरिकल के लिए अपन पहुंचे ही नहीं, अभी तो अपनी कहानी चल रही है। नहीं, मैं बस पूछ रहा हूँ कि वो कंडीशन दिया तो वो लगाना है क्या?
हाँ, अगर ये कंडीशन दिया तो ऐसे सोचना है, Na+ का मतलब क्या होता है ना? ठीक है, समझ गया? जैसे क्लोरीन एटम की बात कर ले, अगर क्लोरीन एटम है, NaCl एग्जांपल इसलिए लिया क्योंकि आप लोग इससे वेल नोन है। क्लोरीन एटम में एक जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन दे दिए, क्या बन जाता है? Cl- बन जाता है कि नहीं बनता? एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए, Cl- बन गया, तो Cl- में कितना चार्ज आ गया? ये Cl- में कितना चार्ज आया बताओ जरा? एक इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज आ गया। Cl एटम न्यूट्रल है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन जबरदस्ती दे दिए इसको, चाहिए तो नहीं था लेकिन लेना पड़ा, इसको मजबूरी है ना? अब इस पे कितना चार्ज आ गया? Cl- में -1 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज आ गया। तो जब भी ऐसा लिखा जाता है, जैसे NaCl को पूरा ब्रेक करते हैं, ये एग्जांपल इसलिए लिए हमने, जो आपका टेबल साल्ट है ना, कॉमन साल्ट, उसको पानी में घोल दो, पानी के अंदर सोडियम आयन अलग, क्लोरीन आयन अलग, बन जाते कि नहीं बन जाते? हेलो, अरे बन जाते कि नहीं? इसलिए मैंने ये एग्जांपल लिया, NaCl लिया, पानी पे घोल दिए, ये अलग बन गया, प्लस Cl- अलग बन गया। तो Na+ का मतलब कितना चार्ज है इसके अंदर? एक इलेक्ट्रॉन के बराबर का पॉजिटिव चार्ज है। Cl- का मतलब एक इलेक्ट्रॉन के बराबर इस पे नेगेटिव चार्ज है। समझ गए? अरे बोलो भाई, समझ गए कि नहीं? हेलो, Yes, sir. हाँ, स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए? आगे बढ़ते हैं अपन अगले पेज पे, पेज नंबर 6 पे। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, ले लिए? पेज नंबर 6। देखो, क्वांटाइजेशन को समझने के लिए हम ऐसा लेते हैं। फर्स्ट केस, मान लो ये कोई बॉडी है। अब इस बॉडी से किसी तरह से मैं बोल रहा हूं, इस बॉडी से किसी तरह से अगर इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने लगो, इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड, अगर इस बॉडी से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालोगे क्या होगा? ये कोई बॉडी है, इससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकालोगे क्या होगा? इस बॉडी में कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज। तो अगर इससे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल रहे हो आप, अगर एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला तो एक इलेक्ट्रॉन के बराबर पॉजिटिव चार्ज, दो निकाला तो दो, तीन निकाला तो तीन, है ना? जैसे मान लो यहां पर मैंने कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिए, हमने यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिए, तो इसके अंदर कितना चार्ज आएगा? पहले से न्यूट्रल थी, ये न्यूट्रल बॉडी थी, न्यूट्रल से आपने इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला तो कितना चार्ज आ गया? +10 इलेक्ट्रॉन के बराबर, +10 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम चार्ज आ गया। समझ गए कि नहीं? हेलो, यस सर। अब ये बताओ, क्या ऐसा हो सकता है कि 10.5 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल सकते? निकलेंगे क्या? क्या आधा इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा? क्या 1/4 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा? No, sir. नहीं, नहीं। इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो पूरा ही बाहर निकलेगा, है ना? या तो एक निकलेगा, या दो निकलेगा, या तीन निकलेगा, या चार निकलेगा। ऐसा आधा अधूरा इलेक्ट्रॉन कभी नहीं जाएगा कि नहीं भैया आधा इलेक्ट्रॉन चला गया। अभी जैसे छोटे बच्चों की बस में टिकट लगती ना, आधी टिकट, तो यहाँ पे आधी टिकट वाली बात नहीं, यहाँ पे लगेगी तो पूरी लगेगी, नहीं तो नहीं लगेगी। समझ गए? हेलो, जैसे एरोप्लेन पे होता है, एरोप्लेन में या तो बच्चे की टिकट लगती, पूरी लगती है, और नहीं तो नहीं लगती। आधी टिकट की कॉन्सेप्ट नहीं है एरोप्लेन पे, बसों में भी नहीं है, लेकिन कर लेते हैं। ओके, तो इलेक्ट्रॉन पूरा निकलता है, ऐसा नहीं कि आधा निकलेगा। अगर इलेक्ट्रॉन बाहर निकला तो इससे इस मैटर का मास पे कोई फर्क पड़ेगा कि इस बॉडी के मास पे? इस बॉडी का मास बढ़ेगा कि कम होगा? बॉडी का मास, फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क नहीं पड़ेगा, बट कम तो होगा बेटा, कुछ तो इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहे हैं ना। हर एक इलेक्ट्रॉन का मास तो है। ये बिल्कुल वैसे ही है हर्ष, कि बहुत अच्छी सेंसिटिव वेइंग मशीन है। हर्ष, तू बाल कटाने के पहले अपना वजन ले ले,
और फिर सिर के बाल कटा ले, फिर वजन ले ले, कुछ फर्क पड़ेगा? कम पड़ेगा, बट सर आपने तो अभी फॉर्मूला लिखा ना, मास नंबर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का, फिर इलेक्ट्रॉन निकाल के क्या होगा? अरे इलेक्ट्रॉन का भी तो मास होता है, कुछ तो कम होगा ना। मास नंबर मतलब मास नंबर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, टोटल मास की बात कर रहा हूँ, बॉडी के मास की, एटॉमिक वेट की बात कर रहा हूँ मैं, समझ ले। हाँ फिर ठीक है। ठीक है, मास नंबर की हम बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, हम मास नंबर नहीं बेटा, इट इज मास। हम जैसे मान ले पहले इस न्यूट्रल बॉडी का मास सपोज 20 kg है, तो अब अभी भी 20 kg रहेगा कि कुछ कम हो जाएगा? लेस देन 20 kg, बराबर है। थोड़ा सा तो कम होगा ना, इलेक्ट्रॉन तो निकल के गए कि नहीं निकल के गए? हाँ सर। हाँ, और जो भी चार्ज आएगा वो इंटीजर मल्टीपल के फॉर्म पे, 10 इलेक्ट्रॉन बाहर गए तो 10, अगर 11 जाते तो 11, अगर 12 जाते तो 12। तो जो चार्ज होता बॉडी में वो क्वांटाइज्ड होता है। क्वांटाइज्ड का मतलब ये है कि किसी कोई भी बॉडी जब चार्ज होती है तो हमेशा चार्ज उसमें इंटीजर मल्टीपल के फॉर्म पे होते हैं। ये तो हो गया बॉडी का पॉजिटिव चार्ज करना। बॉडी को नेगेटिव चार्ज कैसे करोगे? अगर हम किसी तरीके से इसके अंदर इलेक्ट्रॉन देते जाए, इलेक्ट्रॉन इज एडेड, क्या होगा बताओ जरा? अगर इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो बॉडी पे, क्या होगा इससे? कौन सा चार्ज आता जाएगा एक्सेस पे? ये पहले से न्यूट्रल बॉडी थी। न्यूट्रल बॉडी में क्या कर रहे हैं हम? न्यूट्रल बॉडी में इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं, क्या होता जाएगा? जितने इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे उतना नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। मान लो यहाँ पे तुमने 10 इलेक्ट्रॉन ऐड किए, तो 10 इलेक्ट्रॉन ऐड किए तो इसके अंदर टोटल चार्ज कितना आ गया? -10 -10 इंटू 1.6 10 टू द पावर -19 कूलम आ गया। तो ऐसा तो नहीं होगा कभी भी कि आधा इलेक्ट्रॉन ऐड कर सकते हैं, आधा इलेक्ट्रॉन कभी ऐड नहीं होगा, होगा तो पूरा ही होगा, नहीं तो नहीं होगा, है ना? समझ गए कि नहीं? इसलिए चार्ज क्वांटाइज्ड है। तो और इसके मास पे क्या फर्क पड़ेगा यहाँ पर? इस बॉडी का मास, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं इसलिए इसका मास थोड़ा सा बढ़ेगा। अगर मान लो पहले से मास 20 kg है, तो अब जो मास होगा इट इज ग्रेटर देन 20 kg। ठीक है, तो कोई बॉडी अगर नेगेटिव चार्ज होती है तो उसका जो मास है लिटिल बिट, बहुत थोड़ा सा बढ़ता है। आप उसको मेजर नहीं कर सकते नॉर्मल स्केल में, ठीक है, थोड़ा सा बढ़ता है। ऐसे ही अगर कोई बॉडी नेगेटिवली पॉजिटिव चार्ज होती है तो उसका मास थोड़ा सा डिक्रीज होता है। क्लियर होगा? क्वांटाइज का मतलब है कि हमेशा चार्ज इंटीजर मल्टीपल के फॉर्म पे रहेंगे। ऐसा 10.5 नहीं, 1.5 नहीं, 2.5 नहीं, या तो 10 रहेगा या 11 रहेगा या 12 रहेगा, 13 रहेगा, फिक्स नंबर रहेंगे, ये इंटीजर वाले नंबर रहेंगे। इसका मतलब होता है क्वांटाइज्ड। कभी पेड़ पे आधा आम फलते हुए देखा तूने क्या? हेलो? नो सर। नहीं। या हम लोग पैदा होते तो हम कभी आधे पैदा हुए क्या? पूरे ही होते पैदा, है ना? छोटे बच्चे पूरे ही होते कि नहीं होते? तो नेचर भी सपोर्ट करता क्वांटाइजेशन को। ऐसा थोड़ी कि आधा बच्चा पैदा हो गया या आधा आम फल गया पेड़ पे, होता है ऐसा क्या कभी? हेलो? सर जो अनमेच्योर होता है क्या बेटा? सर, वो कोई मैच्योर नहीं हो रहे थे ना पूरे। नहीं, मैच्योर अलग बात होती है, मैच्योर अलग बात होती है। हम मैच्योर की बात ही नहीं कर रहे, हम तो पूरे या आधे की बात कर रहे हैं। कभी देखा तूने सिर अकेला बनेगा? बनेगा तो पूरा बनेगा। मैच्योर की हम बात ही नहीं कर रहे वहां पे। या तो जैसे आम फल रहा है तो पूरा ही फलेगा, ऐसा नहीं कि आधा आम फलेगा कभी। ठीक है? हेलो? हेलो? समझ गए? यस सर।